हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 7 जून और 7 जून साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। बिना किसी देरी के आइए सेशन की कर लेते हैं हम लोग शुरुआत। आप लोगों को एक एक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सिखा देते हैं, पढ़ा देते हैं। उससे पहले आप लोगों को कल मैंने एक सवाल दिया था। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट टीएफआर कितनी दर्ज किया गया है। 1.9 दर्ज किया गया है। थर्ड वाला ऑप्शन इसका परफेक्ट था। सीईटी मेंस के एस्पिरेंट हैं आप लोग या हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके द्रोणाचार्य नाम का बैच है, इस बैच में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला करंट अफेयर रहेगा कि हरियाणा सरकार कृषि विभाग के स्वामित्व वाली लगभग 800 एकड़ जमीन किन किसानों को पट्टे पे देगी। तो सरकार अब अगले कम से कम 10 सालों तक प्राकृतिक और जैविक खेती करने वाले किसानों को पट्टे पे देने की योजना बना रही है, यानी कि बी ऑप्शन इसका ठीक है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर आने वाली लगभग 800 एकड़ जमीन केवल उन्हीं किसानों को लीज पे दी जाएगी जो आने वाले 10 सालों तक उस पर प्राकृतिक या जैविक खेती करेंगे। मतलब उस पर कोई भी टाइप का पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, यूरिया, एनपीके जो हम लोग बोला करते हैं उन चीज़ों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेगा। उसी को ही बेसिकली ये दिया जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को एक तो याद रखना है। ये हरियाणा में 10 मंडियों में प्राकृतिक और जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए भी विशेष स्थान उपलब्ध करवाए जाएंगे। किसानों की उपज को प्रमाणित करने के लिए प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं और एपीडा के द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणन केंद्र है वो भी स्थापित किए जाएंगे। ये एपीडा का एक बार फुल फॉर्म पूछा था एग्जाम में, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं इसको हम लोग। फिर बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। हिंदी में इसको कहते हैं कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण बोलते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना। ये एपीडा बना कब था ये भी बताता हूँ आपको। 1986 में ये बना था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये एग्रीकल्चर के जितने भी उत्पाद होते हैं ना उनको निर्यात के बढ़ावा देता है ये। इसके अलावा जो भी मतलब बेस्ट चीज़ें होती है जिसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, क्वालिटी वाइज अच्छी होती है, उसको सर्टिफाइड करवा देता है। तो जैसे मान लो बाजरा बहुत अच्छी किस्म का है तो सर्टिफाइड बाजरा हो गया जैसे एग्जांपल से, या जो आपके फॉरेन कंट्री के जितने भी बाजार है वहाँ तक चीज़ों को पहुँचाने में हेल्प करता है। इंडिया ब्रांड की चीज़ों को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रूप में दुनिया भर के अंदर एक टाइप से पॉपुलर करता है, उसका मार्केटिंग करता है। ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं या जो आपके प्राकृतिक खेती के उत्पाद है उसके भी निर्यातों को बढ़ावा देगा। जनरली फ्रूट्स, वेजिटेबल इसमें आते हैं, अनाज भी आ जाते हैं, बासमती राइस भी आते हैं इसमें मसाले भी हैं, शहद भी हैं, और भी जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जितने भी होंगे वो सब आएंगे इसके अंदर। तो एपीडा का काम एक आप ओवरऑल ये समझ सकते हो कि एक टाइप का सर्टिफिकेशन सेंटर है और ये हरियाणा में एपीडा सर्टिफिकेशन सेंटर है वो सेटअप किए जाएंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको हम लोग कहा करते हैं। देसी गाय पे भी सब्सिडी मिलेगी। हरियाणा में कोई देसी गाय खरीदता है तो उस पर मिलने वाली सब्सिडी है उसको 30,000 कर दिया। ये पहले 25 मिलते थे। वैसे प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाले जैसे कच्चे माल में जीवामृत है या 4 ड्रम खरीदने के लिए प्रत्येक किसान को 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। एपीडा प्रमाणित प्राकृतिक एवं जैविक किसानों को आगामी 5 सालों तक हर साल 10,000 रुपये प्रति एकड़ की फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाएगी, क्योंकि इसमें उत्पादन कम होता है ना जैविक खेती के में, इसीलिए। स्मार्ट एग्रीकल्चर योजना भी है, जैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र जिले में स्टार्ट की जाएगी। शुरुआती 2 चरण में 2,000 एकड़ क्षेत्र में इसको लागू किया जाएगा। ये योजना हरियाणा का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एचयू के सहयोग से चलाई जाएगी। इस योजना के तहत अगर किसान को नुकसान भी होता है तो उसको 100% भरपाई की जाएगी। मान लेते हैं कि जैविक खेती उसने की है और उसको नुकसान हो गया है, उसके 10,000 रुपये लग गए हैं, तो कोई बात नहीं, उसकी 100% 10 के 10,000 ही सरकार उसको दे देगी। मतलब हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सहयोग से चलाई जा रही है सरकार की। और इसके अलावा अभी समालखा पानीपत का वार्षिक स्थापना दिवस था। सेवा, साधना एवं ग्राम विकास केंद्र, वहाँ पे समालखा के आसपास 100 गांवों के समग्र विकास, शिक्षा, कौशल, कृषि, स्वास्थ्य आदि खेल पे ध्यान रहा था या उसी पे ये कार्यक्रम किया गया था। ये समालखा भी हरियाणा में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के मामले में सबसे टॉप है। हरियाणा का 24वां नगर परिषद भी बन गया है ये वाला। ये बना था अगस्त 2025 में। अब तो 25 नगर परिषद है, 25वां बना था फिर बरवाला हरियाणा में।
हरियाणा भवन संहिता साल 2017 के संशोधन के अनुसार गैर आवासीय भवनों में कम से कम 10 कारों की पार्किंग होने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पोर्ट कितने पार्किंग स्लॉट पे अब जरूरी कर दिया है। तो हरियाणा में जरूरी कर दिया हर 3 पार्किंग स्लॉट के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक रहेगा। अब जैसे ऐसा है कि नगर एवं जो नियोजन डिपार्टमेंट है, जिसको हम लोग टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट कहते हैं इंग्लिश में, इसके संबंध के लिए जो है ना अभी अनुराग अग्रवाल जी जो हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव डिपार्टमेंट को भी देखते हैं, उन्होंने हरियाणा में ग्रीन और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कहा है कि जो नॉन रेजिडेंशियल है, नॉन रेजिडेंशियल का मतलब होता है जैसे जहाँ पे कोई शॉपिंग मॉल हो, कॉम्प्लेक्स हो या होटल हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकता है, मतलब जो लोग जहाँ पे रहते ना हो, जहाँ कम से कम अगर 10 कारों की पार्किंग की फैसिलिटी है तो हर 3 पार्किंग स्लॉट पर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज होना, कम से कम इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट होना जरूरी है। अब मान लेते हैं कोई लोग ऑफिस में गए हैं तो कार पार्क करके चले गए, तो अब वहां पे एक इलेक्ट्रिक पॉइंट अगर होगा तो चार्ज, मतलब गाड़ी खड़ी है चार्ज भी होती रहेगी साथ के साथ में, तो ये ईवी चार्जिंग पॉइंट होना जरूरी है। इससे क्या होगा, इससे लोगों को बेनिफिट होगा। लोग अब सोचेंगे कि यार अब देखो हम इलेक्ट्रिक कार क्यों नहीं लेके आ रहे हैं। उसकी 2-3 वजहों में से एक सबसे बड़ी वजह ये है कि हर जगह ईवी चार्जिंग पॉइंट तो नहीं है ना। अब देखो आपको ऑफिस में जाना है, गाड़ी चार्ज करने के लिए आप चार्ज लगा के छोड़ गए, दिन भर भी आपने काम किया, वापस आके आपने अपनी गाड़ी उठा ली, तो कितना बढ़िया बात है। तो हर पार्किंग स्लॉट पर एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट होगा। पूरी पार्किंग को 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल अनुकूल बनाने के लिए अभी से वायरिंग और पाइपलाइन की व्यवस्था करनी होगी। ये सरकार ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। जहां 10 या ज़्यादा कार अधिक पार्किंग होगी तो इसमें मतलब यूं समझो 5 पार्किंग स्लॉट पर एक ईवी पॉइंट करना भी जरूरी होगा अगर रेजिडेंशियल है तो। रेजिडेंशियल का मतलब क्या है, रेजिडेंशियल का मतलब जहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ होती है तो वहाँ पे 10 या इससे ज़्यादा कार की है तो वहाँ पे 5 पॉइंट स्लॉट पे एक होना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्लोर एरिया रेशो से छूट मिली है, यानी कि यह कुल निर्माण क्षेत्र की सीमा में नहीं गिना जाएगा बेसिकली आपका। और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेशन प्राप्त करते ही ये प्रमाणित करना भी जरूरी होगा कि निर्धारित मानकों के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए हैं। चार्जिंग स्टेशन बेसमेंट या जो आपके सिल्ट फ्लोर पे बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बेसिकली फायर वाले जो डिपार्टमेंट है ना उसे एनओसी लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी कर दिया गया है। और इसके अलावा पुरानी डिपार्टमेंट में जो अभी रह रहे हैं उनके लिए भी पार्किंग जो पॉइंट है वहाँ पे चार्जिंग लगा सकते हैं, बशर्ते वो बिजली की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ना, डिस्कॉम कंपनियाँ हैं, उनसे मंजूरी ले, फायर डिपार्टमेंट से मंजूरी ले। वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन की नई रैंकिंग में हरियाणा की मीनाक्षी हुड्डा किस भार वर्ग में दुनिया की नंबर 1 बॉक्सर बनी है। ये 48 किलोग्राम भार वर्ग में दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर बनी है। मीनाक्षी हुड्डा गांव रुड़की, गांव रोहतक, जिला रोहतक की रहने वाली है, मुक्केबाजी से संबंधित है। 48 किलोग्राम भार वर्ग ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विजय हुड्डा इनके कोच रहे हैं, पिता का नाम श्री कृष्ण हुड्डा जी हैं। और मीनाक्षी हुड्डा वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन की नई रैंकिंग में 48 किलोग्राम भार वर्ग में दुनिया की नंबर 1 बॉक्सर बन गई है। ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इंग्लैंड में। कजाकिस्तान की 4 बार वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक पदक विजेता जो नाजिम काईजेबे है उसको हराया था। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। वर्ल्ड मुक्केबाजी कप में इन्होंने गोल्ड जीता था। एशियाई चैंपियनशिप में सिल्वर जीता था। इसके अलावा इन्होंने और बहुत सारे से ब्रिक्स गेम वगैरह थे उनमें भी गोल्ड जीता था। 23-24 में लगातार 2 बार नेशनल चैंपियन रह चुकी है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो चैंपियनशिप थी उसमें 2 गोल्ड जीत चुकी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी मेडल में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी है। ये हरियाणा के किस गांव में 25.60 करोड़ की लागत से हरियाणा का सबसे बड़ा सामुदायिक केंद्र बनने वाला कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हरियाणा का सबसे बड़ा बनेगा, दनोदा कला केंद्र बनेगा। नरवाना विधानसभा क्षेत्र जिला जींद के अंदर आता है ये, और ये बेसिकली आता है गांव दनोदा कला। हरियाणा का सबसे बड़ा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया जाएगा। 25 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनेगा। 2.5 एकड़ में बनेगा, 3 मंजिला बनेगा, प्योर कंप्लीट मतलब फुली एयर कंडीशनड होगा और 30 इस पे बेड होंगे। 18 महीने में इसका काम पूरा होने का अनुमान है। और हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है कृष्ण कुमार बेदी, उन्होंने ये घोषणा भी की है यहाँ पे। और दनोदा खुर्द, दनोदा कला और बाकी और भी गांव है, इसमें 27 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया अभी हाल ही में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल आता है कि एसआरएस रिपोर्ट साल 2024 के अनुसार हरियाणा की शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ना बेसिकली वो घटके कितनी रह गई है, तो घटके हो गई है 1000 पर 24 रह गई है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। रिपोर्ट है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2024 की, शिशु मृत्यु दर है 1000 पे 24 रही है। मतलब राष्ट्र की जो है ना वो 24 है, अब राष्ट्रीय औसत के बिल्कुल बराबर आ गए हम लोग। तो हरियाणा में 28 थी पहले, उसको घटा के अब घट के 24 हो गई पिछले 5 सालों में, लगभग 14% की कमी आई है। तो हरियाणा में IMR 41 से घट के 24 तक पहुंचा है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ा सुधार है। मतलब जो 1000 बच्चों पे मृत्यु अब 24 की हो रही है, पहले 41 की होती, तो ये अच्छी बात में है। ये नंबर जितना कम आएगा उतनी अच्छी बात है। और यूपी, MP, छत्तीसगढ़ जहां पे अभी भी 35-36 चल रही है, तो बड़े राज्यों की तुलना में हरियाणा सबसे अच्छा जा रहा है। पड़ोसी राज्य पंजाब की भी 18 से घट के 16 आई है वैसे, पर तो उसकी थोड़ी और ठीक आ रही है इसमें। मतलब शिशु मृत्यु दर इस कमी का मुख्य जो काम जाता है वो स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट्स है, या न्यू बॉर्न जो स्टेबलाइजेशन यूनिट है, या न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर है, या कंगारू मदर केयर है, इनको दिया जाता है। क्योंकि हरियाणा के अंदर बेसिकली नवजात शिशु की देखभाल के चलते हुए ही कई बार होता है ना, बच्चा पैदा होता है 2-3 दिनों के बाद में डेथ हो जाती है, तो उनकी प्रॉपर केयर की जाती है, तो फिर वो जी जाता है, सर्वाइव कर जाता है। मतलब हरियाणा में जैसे मातृ एवं नवजात देखभाल यूनिट्स वगैरह चल रही है, उसको सरकार और अपग्रेड करना चाहती है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डिपार्टमेंट की सुमिता मिश्रा है। हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री का नाम आरती राव है, और महिला एवं बाल विकास मंत्री का नाम श्रुति चौधरी हरियाणा में। CPA इंडिया रीजन के जोन 2 सम्मेलन में प्रतिनिधियों के आवागमन के लिए हरियाणा विधानसभा में कितनी नई ई बसों की सुविधा की गई है, तो 6 नई ई बसों की सुविधा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए ये। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, मैंने मई महीने के कंपाइलेशन आपको करंट अफेयर पढ़ाए थे, उसमें मैंने इसका जिक्र किया था। इस बार इसकी मेजबानी हरियाणा विधानसभा कर रही है। जोन 2 का सम्मेलन है ये 8 से 10 जून तक चंडीगढ़ में होने वाला है। इस सम्मेलन में फिजूल खर्ची को रोकने के लिए, एनवायरमेंट को भी बढ़ावा देने के लिए स्पेशली जो ना अलग अलग गाड़ियों की बजाय 6 इलेक्ट्रिक बस होंगी, आधुनिक ई बस होंगी, अच्छे से मतलब थोड़ी सीटें कंफर्टेबल थोड़ा रहेगी कह सकते हो। हरियाणा परिवहन विभाग की बसें होंगी, और हरविंदर कल्याण जी है, इन्हीं को ही इस बार इसमें कंप्लीट अध्यक्ष बनाया गया है। वैसे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी है, ये भी हरियाणा विधानसभा पहुंचने पे इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल भी रहेंगे, प्रोफेसर असीम कुमार घोष है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा लोक भवन में यहाँ राज्यपाल के द्वारा मतलब खैर ये लंच डिनर वगैरह काम तो होगा ही। हरियाणा में बढ़ते शहरीकरण और ध्वनि प्रदूषण का पक्षियों पर प्रभाव संबंधी अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? इसका अध्ययन किया गया है डॉक्टर मंजू चिकारा का। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अभी रिसर्चर है डॉक्टर मंजू चिकारा, असिस्टेंट प्रोफेसर है जंतु विभाग की, राजकीय कॉलेज की है, और ये बेसिकली रोहतक में है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फोना एंड बायोलॉजिकल स्टडीज में इनकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है। रोहतक, गुरुग्राम, झज्जर के अलग अलग शहरों और शांत इलाकों को इन्होंने सर्वे किया था। और हरियाणा का जो मतलब सिटीज़ का जो नॉइस लेवल है वो 79 से 83 डेसिबल था, जबकि शांत क्षेत्र है उनमें 38 से 44 था। पक्षियों के व्यवहार को रिकॉर्ड करने के लिए फोकल एनिमल सैम्पलिंग जो मेथड है उसका यूज़ किया गया था। तो जो शोर वाले इलाके हैं उसमें पक्षी हर मिनट में केवल 2.1 बार भोजन तलाशते हैं, शांत क्षेत्र में 4.9 बार, वे शांत जगहों पे, और इसके अलावा बिल्कुल शांत जगह वहाँ पे भोजन 7.1 मिनट लगाते हैं, और जबकि शोर वाली जगह पे 3.2 मिनट लगाते हैं। शोर वाली जगहों पे पक्षियों की जो बेसिकली सतर्कता बढ़ के 5.5 बार हो गई है, शांत जगहों पे केवल 2 बार है ये, यानी वे भोजन से ज़्यादा ध्यान खतरे पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। शोर वाले इलाकों में पक्षी ज़्यादा बोलते हैं, 6.8 आवाज़ें हर मिनट आ रही है, लेकिन उनके आपसी संवाद की सफलता दर केवल 42% ही रह गई है। और शांत वाली जगहों में संवाद आपस में जो बातचीत है उनकी वो 78% है। वो भी खैर बात करते हैं वैसे तो। गौरैया, बुलबुल शोर और शहरीकरण से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। कौवा, कबूतर ने शोर वाले माहौल में खुद को ढाल लिया। ये कबूतर तो कहीं नहीं जाते, ठीक है ना, इनको तो कुछ ही करो, ये तो बैठे रहते हैं। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी परिसर और भिंडावास वेटलैंड साइट है, उनको भी इस पे बेसिकली शांत और प्राकृतिक क्षेत्र माना है। और इसके अलावा क्वाइट जोन विकसित किए जाएं, सरकार के आगे भी ये गया है ताकि पक्षियों की संख्या और तादाद बढ़ाई जा सके।
हरियाणा में पर्यावरण दिवस पर कितने पौधों के रोपण की घोषणा की गई है? हरियाणा में पर्यावरण दिवस के मौके पर 1.5 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा की गई है। 50 लाख पौधे निःशुल्क बांटे गए हैं। 20 लाख पौधे स्कूली बच्चों को। इको टूरिज्म को बढ़ावा। पिपली चिड़ियाघर का 70 करोड़ से नवीनीकरण। भिवानी चिड़ियाघर का 25 करोड़। सरस्वती संरक्षण वन में 55 करोड़ से पक्षी विहार बनाया जाएगा। कालेसर नेशनल पार्क में इको टूरिज्म डेवलप करेंगे। पक्षी प्रदर्शन पर्यटन सर्किट का विकास होगा। सुल्तानपुर बिंडावास और कोटला लेक में नर्सरी में प्लास्टिक की जगह पे बायोडिग्रेडेबल बैग का यूज करेंगे। आज का सेशन इतना ही है। आप लोगों के लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि हरियाणा में शक्ति सदन किस योजना के तहत खोले जाएंगे, बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर मिलता हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ में। आज का सेशन कैसा लगा आप सभी को राधे राधे बताना जरूर आप लोग।